गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम जैसा कि आपको सर्वविदित है, कल आरपीएससी ने जिसका अपने को लंबे समय से इंतजार भी था, उसको लेकर कल नोटिफिकेशन जो जारी किया है, सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो आप लगातार हमें पता है आप तैयारी लगातार कर रहे हैं, तो उसको आपको केवल जारी रखना है। और उसी कड़ी के अंतर्गत जहां हम सेकंड ग्रेड और बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड हमने नॉन कोर डेटा की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसमें एक नया फाइलम मोलस्का इंपॉर्टेंट है अपने आप में, उसको परिचर्चा उस पर हम करेंगे। 15 से 20 मिनट का हमारा मुश्किल से वीडियो है, उसको आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। और हमने आपको पहले ही गारंटी दी थी कि मोलस्का में जहां प्रश्न बनने की संभावना है, इससे ज्यादा हम जो आपको बता रहे हैं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। ये आपको सफिशियंट है, केवल 12-13 लाइनें हैं, उनको आपको याद करना है। और उसके बाहर मोलस्का चाहे बीएससी हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका कुछ भी एमएससी हो या 11वीं 12वीं, पूरा एकदम निचोड़ सार संग्रह हमने यहाँ उसको रखा है। तो कोशिश है कि मोलस्का आपको आसानी से समझ आएगा। और मोलस्का के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हमने लिया है, तो आप आराम से कर पाएंगे। तो आपको इनकी जो पीडीएफ हम बार बार बता रहे हैं, जैसे पीडीएफ ये कंप्लीट होगा तो उसको ऐप के ऊपर आपको हम देंगे। और 18 फरवरी से जो साथी नए जुड़े हैं के लिए सूचना भी है कि एक नया बैच हम टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन विद बहुत ही शानदार तरीके से जो पहले पूरा हुआ है उसका अगेन शुरुआत कर रहे हैं। और जिसमें आप ये जो वैकेंसी है संस्कृत डिपार्टमेंट की आपके लिए बहुत ही मौके पर आई है, क्योंकि अब हमारे पास हम काफी निराश भी थे क्योंकि वैकेंसी थी नहीं और बिना किसी टारगेट के तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल घड़ी में ये वैकेंसी हमारे लिए बहुत स्वर्णिम समय लेकर आई है। तो आप इस बिना किसी इंतजार के आप एकदम इसे सेकेंडरी एजुकेशन की वैकेंसी मानकर अपनी धुआंधार तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। तो हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। मोलस्का मोलस्का संघ, उससे पहले हम आपको पता है नॉन कोडेट्स के प्रोटोजोआ से लेकर प्लेटिहेल्मिन्थीज एस्के हेल्मिन्थीज तक हम उसको चर्चा है जो कर चुके। सॉरी, एनेलिडा भी हम उसके बाद पढ़ चुके हैं, तो एनेलिडा संघ तक हम कंप्लीट कर चुके। उसके बाद मोलस्का है, फिर आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, 3 फाइलम हमारे बचे हैं, जिसमें से एक फाइलम हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मोलस्का की शुरुआत करें। मोलस्का संघ के जंतु समुद्री व कुछ स्थलीय आवास में पाए जाते हैं। इनका शरीर अखंडित व कोमल होता है। अब देखो, ये आवास आपको नहीं ध्यान में रखना है, क्योंकि लगभग हमें पता है ये समुद्र में पाए जाएंगे या स्थल पर पाए जाएंगे, तो आपको इन चीजों से एग्जामिनर नहीं पूछता है। प्रश्न यहां बनते हैं कि इनका शरीर अखंडित होता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है कि इनका शरीर होता है जो अखंडित होता है। अखंडित का मतलब है कि इनका शरीर खंडों में बंटा हुआ नहीं होता। कैसे? जैसे इससे पहले हमने अखंडित शरीर पर चर्चा पहले भी की थी। आपको पता होगा कि अखंडित शरीर के रूप में हमने इससे पहले हमारा प्लेटिहेल्मिन्थीज का एक प्राणी था जो जिसमें खंड नहीं पाए जाते थे, ट्रबिलेरिया। जो पहला संघ था प्लेनेरिया, उसमें खंड विहीन थे, बाकी खंड पाए जा रहे थे। इसके अलावा हमने निमेंटो हेल्मिन्थीज जो देखा है उसमें भी हमारे जो अखंडनीय था, किसी भी प्रकार के खंड नहीं पाए जा रहे। तो एनेलिडा में वास्तविक खंडी मौन था, यहाँ क्या होता है, ये अखंडित होता है। इसके साथ साथ आगे हम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, वहां भी हमारे जो उनका शरीर है क्या होता है, अखंडित होता है। इस संघ के जंतु त्रिस्तरीय व द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। इस टॉपिक को, इस लाइन को भी हम क्लियर कर चुके हैं कि द्विपार्श्व सम्मित का मतलब है कि इनकी जो सम्मिति है वो द्विपार्श्व पाई जाएगी। कहां से लेकर हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्लेटिहेल्मिन्थीज सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेकर हमारे सभी जंतुओं में क्या है कि विशेष रूप से त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व सम्मिति की शुरुआत हो चुकी है और वो लगातार जारी है। केवल इकाइनोडर्मेटा में इसका जो अपवाद है वो देखने को मिलेगा, वो उस पर भी हम उस समय चर्चा करेंगे। तो ये विशेष तौर से सही है, बिल्कुल सभी को एक साथ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। इनका जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। शारीरिक संगठन की बात करें तो हमने बात प्रोटोजोआ से शुरू की थी। प्रोटोजोआ है से लेकर अब हम पहुंच चुके हैं मोलस्का। तो मोलस्का की हम बात करें तो यहां प्रोटोप्लाज्मिक या जीवद्रव्य स्तर की थी। उसके बाद हम दोबारा अगले संघ पर आए पोरिफेरा के ऊपर, तो वहां स्थिति क्या थी, वहां स्थिति थी कोशिकीय स्तर की। उसके बाद हम कोशिका से जीवद्रव्य से कोशिका, कोशिका से हम कहां पहुंचे, उत्तक पर, उत्तकीय स्तर की थी। उसके बाद उत्तक अंग स्तर की थी। उसके बाद अंग
स्तरीय थी, और उसके बाद अंग तंत्र। तो उसके बाद जो हमारी प्लेंटी एलिमेंथीज के बाद सभी में किस प्रकार का अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन है जो पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है सामान्य श्वसन। सामान्यतः देखो अब तक हमारे पास क्या था, श्वसन अंग किसी भी प्रकार के नहीं थे, लगभग में क्या था, श्वसन सामान्य सतह से हो रहा था। तो यहां जो शुरुआत है सामान्य गिल्स द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, गिल्स नहीं, यहाँ टिनिडिया शब्द आपको ध्यान में रखना है। टिनिडिया द्वारा श्वसन कहाँ होता है, तो आपको ध्यान में रखना है मोलस्का के अंदर होता है, मेंटल गुहा में होता है। सामान्यतः सतल, मेंटल का मतलब एक भारी आवरण इनमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके अंदर क्या होता है, टिनिडिया गिल्स पाए जाते हैं, वहां उनमें श्वसन होता है। सामान्यतः सतह, सामान्य सतह से भी इनमें श्वसन हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नोट लगाया हुआ है कि पाइला स्थल पर फुफ्फुसीय कोषों द्वारा श्वसन करता है, लेकिन यह जल के अंदर गिल्स द्वारा। पाइला इस संघ का प्राणी है जो सामान्य सतह पर तो क्या करेगा, स्थल के ऊपर क्या करेगा, फुफ्फुसीय कोष द्वारा करेगा, और इनमें जल में जब जाएगा तो गिल्स द्वारा, मतलब दोनों प्रकार के श्वसन अंग इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे प्रीसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, लेकिन सिफेलोपोडा वर्ग है जो, सिफेलोपोडा वर्ग में क्या होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण तंत्र की जो शुरुआत है मुख्य रूप से एनेलिडा में हमने देखा था, एनेलिडा में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यहाँ खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन सिफेलोपोडा, इसके जो क्लास है, आपको पता होगा 6 क्लासेज हैं, मोनोप्लेकोफोरा है, एम्फीन्यूरा है, स्केफेपोडा है, गेस्ट्रोपोडा है, पॉलीसेपोडा या बाइवेल्विया है, और लास्ट में सिफेलोपोडा है। मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्केफेपोडा, गेस्ट्रोपोडा, पॉलीसेपोडा और सिफेलोपोडा, ये 6 क्लासेज आपको ध्यान में रखनी है। नाम मैंने आपको बताया था, सभी का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन निमेटोएल्मंथीज में मैंने एफेजमीडिया बताया था, वहां भी आपको एफेजमीडिया है, फेजमीडिया सॉरी, वहां आपको वर्गीकरण ध्यान में रखना, उनके एग्जाम्पल ध्यान में रखने, और मोलस्का संख्य और आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल और इनकी लार्वा अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका वर्गीकरण आपको खास तौर से ध्यान रखना है। रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का, लेकिन सिफेलोपोडा में बंद प्रकार का पाया जाता है, और इनके रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, कॉपर युक्त नीला श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं। एनेलिडा में हमने क्लोरोक्रुओनिन पढ़ा था, और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, हीमोसाइनिन पढ़ रहे हैं। इसी तरह इनका उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र हमने देखो नेफ्रीडिया पढ़े हैं, मेटानेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, अब तक हमने क्या पढ़े थे, प्रोटोनेफ्रीडिया, जैसे प्लेटी एलिमेंथीज के अंदर जो प्रोटोनेफ्रीडिया थे वो क्या प्रकार के थे, फ्लेम सेल जिनको बोल रहे हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया प्रकार के थे। यहां श्वसन, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र हमने निमेंटो एलिमेंथीज के अंदर पढ़ा, वहां भी हमारे क्या थे, प्रोटोनेफ्रीडिया थे, लेकिन यहाँ मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेटानेफ्रीडिया, और मेटानेफ्रीडिया में भी क्या, केबर के अंग पाए जाते हैं। क्या, केबर अंग, केबर, केबर, केबर के अंग पाए जाते हैं, या उसका दूसरा नाम है बोजिनस के अंग। केबर के अंग या बोजिनस के अंग है जो पाए जाते हैं। केबर के अंग या बोजिनस के अंग हमारे इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। केबर के अंग या बोजिनस के अंग उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया या यूरिक अम्ल होता है। यदि वो जंतु स्थल पर होंगे तो उनमें अंदर क्या होगा, यूरिक अम्ल, और यदि वो जल के अंदर है तो इनमें क्या पाया जाता है, अमोनिया। तो दोनों इस बार ऐसा भी पूछा गया है, मोलस्का में उत्सर्जी उत्पाद होते हैं अमोनिया, यूरिया, अमोनिया यूरिक अम्ल, अमोनिया अकेला अमोनिया, केवल यूरिक अम्ल, तो आपको दोनों ध्यान में रखने, अमोनिया और यूरिक अम्ल इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद निम्न संवेदांग, इनमें सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। यहाँ सेंसरी ऑर्गन के रूप में नेत्र है जो क्या कहलाते हैं, ओमेटोफोर कहलाते हैं, केवल नाम ध्यान में रखना है, नेत्र यहाँ क्या कहलाते हैं, ओमेटोफोर कहलाते हैं। इसके अलावा ओस्फ्रेडिया, जल की भौतिक व रासायनिक जांच इसके द्वारा, ओस्फ्रेडियम मुख के अंदर एक संरचना पाई जाती है, पाइला इनके अंदर जो भी मोलस्कल है, मोलस्का संघ के प्राणी, उनके अंदर ओस्फ्रेडियम पाया जाता है जो जल की भौतिक और रासायनिक जांच करता है। परिवर्धन इंपॉर्टेंट है, लार्वा अवस्थाएं जिसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। यदि प्रत्यक्ष होगा तो उसमें लार्वा अवस्था पाई नहीं जाएगी, और यदि अप्रत्यक्ष होता है तो इनमें मुख्य रूप से ट्रोकोफोर लार्वा है जो देखने को मिलता है, ट्रोकोफोर लार्वा। इसके अलावा वेलिजर लार्वा भी इनमें पाया जाता है, वेलिजर ये पाया जाता है हमारा पाइला के अंदर। इनका जो वेलिजर लार्वा है वो किसके अंतर्गत पाया जाता है, पाइला के अंदर पाया जाता है। वेलिजर लार्वा पाइला के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इनके जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट हमारे सिलेबस में ये भी दे रखा है कि इनका जो आर्थिक महत्व है,
नॉन कोडेड जैसे मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा, इनका आर्थिक महत्व दे रखा है। तो इसके आर्थिक महत्व में कई बार मोती से प्रश्न आता है कि ट्राइडेक्ना एक मोलस्कन है जिसके द्वारा बहुमूल्य मोती प्राप्त किया जाता है। इसी तरह एक पिंक टेडा जिसे पर्ल ओयस्टर कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पर्ल ओयस्टर क्या है। पिंक टेडा जिसको बोलते हैं, पर्ल ओयस्टर या पिंक टेडा, इनकी जो बाइवेलविया क्लास है वो मोती उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाइवेलविया, पिंक टेडा या पर्ल ओयस्टर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हमने 4-5 लाइनें इसकी पढ़ी है, सभी में मैंने ये भी बताया आपको कहां से किस प्रकार के जो प्रश्न है बन सकते हैं मोलस्का के अंतर्गत। तो मोलस्का यदि हम एक बार रिवाइज करें इसको, मोलस्का संघ के प्राणी समुद्री व जलीय आवासों में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर अखंडित होता है, कोमल होता है। अखंडित शरीर पर हम चर्चा की थी कि इनका एक नियोपेलाइना, इनका जो क्या है अपवाद है, जिसके अंतर्गत इनका जो शरीर है खंडित होता है, बाकी इनमें अखंडनीय है। अखंडन में हमने ऐसा भी देखा था कि इसके अलावा भी एकाइनोडर्मेटा है, कुछ ऐसे संघ है, निमेटो एल्मंथीज है, तो वो क्या पाए जाते हैं, अखंडित शरीर वाले होते हैं। शारीरिक संगठन इनका क्या होता है, अंग तंत्र स्तर का है। अंग तंत्र स्तर पे हमने देखा था कि इनको एक साथ आपको ध्यान में रखना है। प्रोटोप्लाज्मिक या कोश जो जीवद्रव्य स्तर से लेकर अंग तंत्र स्तर तक का पाया जाता है, जो इसकी शुरुआत प्लेटी एल्मंथीज से होती है। इनमें जंग के जंतु त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। इनमें सामान्य सतह के श्वसन है जो किससे द्वारा होता है, सामान्य सतह द्वारा। लेकिन यदि अंग यदि पाए जाएंगे तो गिल्स पाए जाते हैं, और गिल्स को यहाँ क्या नाम दिया है, टिनिडिया शब्द से कहा गया है। इसके अलावा सामान्य सतह से भी श्वसन इनका है जो पाया जाता है पाइला तथा फुफ्फुसीय कोषों द्वारा होता है, पाइला के अंतर्गत। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र हमारा खुले प्रकार का होता है, लेकिन सिफेलोपोडा जो वर्ग है उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, बंद प्रकार का श्वसन परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन 1 अथवा 2 जोड़ी थैलीनुमा वर्ग पाए जाते हैं जो मेटानेफ्रेडिया प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मेटानेफ्रेडिया, प्रोटोनेफ्रेडिया और नेफ्रीडिया, तो अलग अलग है। नेफ्रीडिया शब्द अलग है, प्रोटोनेफ्रेडिया अलग है। प्रोटोनेफ्रेडिया हम आपको पहले बता चुके, निमेंटल एल्मंथीज और प्लेटी एल्मंथीज में प्रोटोनेफ्रेडिया प्रकार के थे, और यहाँ किस प्रकार के, मेटानेफ्रेडिया प्रकार के होते हैं, जो केबर या बोजनस के अंग कहलाते हैं। इसके अलावा नेत्र ओमेटोफोर, इनकी जो निम्न संवेदांग सेंसरी ऑर्गन है जिसमें नेत्र क्या कहलाते हैं, ओमेटोफोर कहलाते हैं। ऑस्प्रिडियम जो संरचना है वो क्या होती है, जल की भौतिक और रासायनिक जांच करती है। इसी तरह एक संरचना और पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट, जो साम्य अवस्था हेतु पाद, एक तरह से संतुलन बनाने का इनमें काम करते हैं। साम्य अवस्था हेतु पाद पैरों का काम करती है, उसे बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। इसी तरह परिवर्धन इनका प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष होगा तो लार्वा अवस्थाएं नहीं पाई जाएंगी, यदि प्रत्यक्ष होगा तो लार्वा अवस्थाएं 2 पाई जाती है। एक तो होता है इनका अंदर ट्रोकोफोर लार्वा, और दूसरा जलीय सीपी या ग्लोकीडियम वेलिजर लार्वा, पाइला के अंदर पाया जाता है वेलिजर लार्वा। एक लार्वा अवस्था ग्लोकीडियम भी है, ग्लोकीडियम आपको ध्यान में रखना, ग्लोचिडियम भी बोलते हैं या ग्लोकीडियम भी बोलते हैं। ये किसके अंदर होती है, स्वच्छ जलीय सीपी के अंदर पाई जाती है। 3 लार्वा आपको मुख्य रूप से 2 है, ग्लोकीडियम और ट्रोकोफोर और वेलिजर, और ग्लोकीडियम जो लार्वा है वो भी स्वच्छ जलीय सीपी में पाई जाती है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी लार्वा अवस्था मोलस्का में नहीं पाई जाती है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। तो ये हमारा था। इसके अलावा हम इसका जो क्लासिफिकेशन है पॉइंट में देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार का पाया जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन पर चर्चा कर रहे हैं इसका। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो मोलस्का को मेंटल व कवच के आधार पर 6 वर्गों में बांटा है। यदि इसकी देखें तो मोनोप्लेकोफोरा है, पॉलीप्लेकोफोरा है, स्केफेपोडा है, गैस्ट्रेपोडा है, पॉलीसीपोडा या बाइवेलविया, इंपॉर्टेंट है पॉलीसीपोडा या बाइवेलविया शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है, और सिफेलेपोडा। 6 क्लासेज हैं, इनका वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है। मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्केफेपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पॉलीसीपोडा या बाइवेलविया, और लास्ट है सिफेलेपोडा। तो ये आपको 6 के 6 नाम ध्यान में रखने। तो हम यदि चर्चा करें मोनोप्लेकोफोरा की, इनकी एक एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है, जो लाइन इनकी इंपॉर्टेंट है आपको पूरा वर्गीकरण नहीं ध्यान में रखना है, केवल जो लाइन इनकी इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वो हम देखते हैं। कि मोनोप्लेकोफोरा गुम्बदाकार कवच पाया जाता है, उदाहरण नियोपिलाइना। प्रश्न आया था एनिलिडा व मोलस्का के बीच की योजक कड़ी नियोपिलाइना है, किस संघ की है, फाइलम के अंदर कौन सी क्लास है, मोनोप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा या एम्फीन्यूरा, इस वर्ग के जंतु में आवरण के रूप में
कवच होता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्केफेपोडा इस वर्ग के जंतु में गमनपाद अनुपस्थित होते हैं। स्केफेपोडा में क्या है, गमनपाद नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण है डेंटिलिया, हाथी दांत जिसको बोलते हैं। गैस्ट्रोपोडा इंपॉर्टेंट संज्ञा, इस वर्ग के जंतु में आवरण के रूप में एंठन, एंठन के कारण कुंडलित कवच व गमन हेतु मांसल पाद पाए जाते हैं। उदाहरण है डोरी, समुद्री नींबू, एप्लिसीमिया, समुद्री खरगोश, लिमनिया, स्थलीय घोंगा। यहां से प्रश्न बनने की संभावना की गमन अंग किसमें अनुपस्थित होते हैं, गैस्ट्रोपोडा के अंदर, आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा पॉलिसीपोडा या बाइवेलिविया इस वर्ग के जंतुओं को कपाट के कवच पाया जाता है। उदाहरण है सोलन, रेजरमीन, टेरिडो, जहाज कर्मी और पिंक डेटा, पर्ल ओस्टर। वो इंपॉर्टेंट है पिंक डेटा, जिसे मोती उत्पादन किया जाता है। पर्ल ओस्टर मोती उत्पादन की दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो है पॉलिसीपोडा या बाइवेलिविया। इसी तरह हम यदि देखें सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा की हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रश्न बनने की संभावना यहां से ज्यादा रहती है। इसमें पहला दिया, इनमें कवच आंतरिक व हासित बाह्य कवच, आंतरिक पाया जाता है लेकिन हासित व बाह्य कवच किसमें पाया जाता है, नोटिलस में। अनुपस्थित होता है ऑक्टोपस में। कवच यहाँ 3 प्रकार से हैं। सबसे पहले इनमें आंतरिक होगा, वह आसित व बाह्य कवच किसमें पाया जाता है, नोटिलस में। अनुपस्थित किसमें होता है, ऑक्टोपस में। इसी तरह बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। शाही ग्रंथियां पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। इंक ग्लैंड पाया जाना मोलस्का की विशेषता, और मोलस्का में भी किसकी विशेषता है, सिफेलोपोडा की विशेषता। इसी तरह उदाहरण सिपी, कटलफिश, ऑक्टोपस, प्रेतमीन, ऑक्टोपस, प्रेतमीन और सिपी, कटलफिश। ये आपको ध्यान में रखना। यहां से प्रश्न रेजर मीन, ये देखो अंत में आपको देखने में लगती है क्या है, मछली, लेकिन ये क्या है, मोलस्क का संज्ञा। तो यहाँ अपने आप में कूट मछलियों के उदाहरण मैंने आपको यहाँ भी बताए थे, और आर्थ्रोपोडा में भी हम इनकी बात करेंगे। जैसे नोटिलस है, ऑक्टोपस है, प्रेत मीन जिसको बोलते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार की मीन नहीं है। सीपी, कटलफिश, ये भी कटलफिश नहीं है। ऑक्टोपस, प्रेत मीन, ये भी मीन या मछली नहीं है। तो ये आपको ध्यान में, जैसे ओरिलिया हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ी थी, ये प्रकार की मछली नहीं। तो ये हमारा क्या था, मोलस्क का संघ था। तो आप इसको आसानी से कवर है जो कर सकते हैं। जैसे हम इसको, यदि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है आपको उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, तो अभी हमारी जो वैकेंसीज हैं आ चुकी हैं, तो आप कोशिश करें धीरे धीरे करके अपना जो टारगेट है उसको बढ़ाते जाएं, पढ़ते जाएं। और इसके लिए हम जल्द फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू करेंगे। सेकंड पेपर की हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अच्छे लेवल के प्रश्न और आपका जो अभ्यास है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप ऑब्जेक्टिव अभ्यास जरूर साथ साथ करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आर्थ्रोपोडा या इकोनोडर्मेटा में से एक में से वीडियो जो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।